हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और इसमें मैं बीपीएससी 68 पीटी में जो मैथ्स के पेपर आए थे उसका डिस्कशन करूंगी। और मैं आपको, अगर आप मेरा लेक्चर्स देखें बराबर मैथ्स के, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके मैथ्स में 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। और इस 10 मार्क्स को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लें कि अरे ठीक है ना, बाकी सब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मैथ्स को रहने देते हैं। जिनका ऑफ कोर्स थोड़ा वो बैकग्राउंड नहीं होता है मैथ्स और साइंस वाला, तो वो लोग थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर करते हैं, बट आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, आपके रैंक डिसाइड करने के लिए, आपके पीटी में आपका कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप मेरे मैथ्स के लेक्चर देखेंगे जो कि अभी बहुत आने वाले हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके मैथ्स में 10 में से 10 पक्का से आ जाएंगे। और ये 10 नंबर कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो एक स्टूडेंट, एक एग्जामिनर या फिर जो एस्पिरेंट होते हैं उनको पता होता है। और इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और मैथ्स ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पूछा जाता है बीपीएससी के पीटी में, तो इसको आप, मुझे पता है कि आप समझने की कोशिश करेंगे और खुद से जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चंस क्या होगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि इस बार जो 68 बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के पेपर कैसे आए थे। मेरे पास ऐसे पेपर भी है, बिकॉज इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाला मैं ऐसे बोल दूंगी तो आप उससे समझ जाएंगे। हालांकि मैं इंग्लिश का पहले बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन and divides the remaining property equally among her 3 children. The part of the property each child gets. तो मतलब कि ऐसे तो मैं इसको भी हिंदी बता सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार हिंदी आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग्य कितना होगा। तो ये हो गया हिंदी में। तो देख लेते, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी। जस्ट सपोज कि उसके पास प्रॉपर्टी कितना था टोटल, ऑफ हर मतलब रेशमा ने डोनेट कर दिया है 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू अ चैरिटी, किसी चैरिटी को दे दिया है। तो जस्ट सपोज कि उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, 1 है, ऐसे 1 है, x है, 100 है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 1 है, x है, 100 है, क्योंकि ये सब क्या है, अपने में एक कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जस्ट सपोज कि 1 है, ठीक है, और उसने कितना डोनेट कर दिया है, 1/4। ठीक है, तो 1 का 1/4 कितना होगा, किसी भी नंबर का उसका पार्ट कितना होता है। जस्ट सपोज कि अगर 25 है, 25 रुपया है, इसका बोलेगा 1/5 पार्ट कितना होगा, 1/5 मतलब 1/5 पार्ट कितना होगा। तो उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे कि ये है, इसका डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना भी पार्ट है उसको जितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है उससे उसको भाग कर देते हैं। जैसे कि ये 5th हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। मतलब 25 का 1/5 पार्ट कितना है, 5 है। यहीं पे लिखा हुआ है कि रेशमा ने डोनेट कर दिया 1/4 पार्ट, तो 1/4, तो इसके पास टोटल प्रॉपर्टी 1 है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4। ये इसके पास प्रॉपर्टी था, टोटल प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसने अपने प्रॉपर्टी का 1/4 डिवाइड कर दिया। तो ये मान के चले कि 1 था और 1/4 डिवाइड क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो ये टोटल था और 1/4 डोनेट कर दिया। ठीक है, तो डोनेट कितना किया, 1/4 कर दिया। ठीक है, इसको 1 को इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इतना इसने क्या कर दिया, दे दिया। हमने टोटल प्रॉपर्टी 1 लिया है और इस प्रॉपर्टी का 1/4, तो इससे क्या कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1/4 इसने दे दिया है। तो इसके पास अब बचा कितना, आपके पास 1 रुपीज था, उसका 1/4 आप निकाल के रख दीजिए कि ये मेरे बेटे के लिए है। ठीक है, तो अब आपके पास अब कितना बचा, तो देखिए कैसे निकालिएगा। 1 था, 1 में से 1/4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1/4, तो 3/4। इसका मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो 3/4 है। 3/4 क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी अभी बचा हुआ है, 1/4 इसने डोनेट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन,
चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, और जो इसके पास जो प्रॉपर्टी बच गया है रिमेनिंग प्रॉपर्टी, तो ये रिमेनिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, इक्वली बराबर से बांट दिया है, इक्वली अमॉन्ग हर 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चों को बचा हुआ प्रॉपर्टी को एकदम बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि आपके घर में आपके पापा के पास 100 रुपया है, पापा ने कुछ मंदिर बनवाने के लिए क्या किया, उसका 1/4 दे दिया, मंदिर को दे दिया कि नहीं 100 रुपया कमाए हैं तो आप इसका 1/4 हम मंदिर बनवाने में देना चाहते हैं। तो 100 रुपया था, 1/4 तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो 25 रुपया मंदिर को मिल गया। अभी बचा कितना आपके पास, तो 100 - 25 मतलब ये 75 रुपया अभी बच गया है। इस 75 रुपया को क्या किया है, 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है अपने बेटियों में। तो ये देखें 3 इक्वली, तो 3 बेटी है, तीनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए ना। तो 75 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब जो 3 बेटी है उसको कितना पैसा मिला, 25 रुपया 25 रुपया 25 रुपया। वैसे ही क्वेश्चन है, 3/4 बचा हुआ है, अपनी क्या किया है, अमॉन्ग हर 3 चिल्ड्रेन, 3 बेटियों को बांट दिया, पार्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी, तो बचा हुआ प्रॉपर्टी को 3 इक्वल हिस्सों में अपनी बेटी को दे दिया। देखते हैं 3/4 और 3 बेटियों में बांटना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वली है, जितना वैल्यू था उसको उतने से डिवाइड कर देंगे, कितने परसेंट में डिवाइड देना है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो अब कितना हो गया, 3/3 चला जाएगा तो 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा कि हर एक बेटी को कितना मिला, हर एक बच्चों को कितना मिला, तो 1/4 मिला प्रॉपर्टी का। तो आंसर देखिए ऑप्शन में क्या था, 1/4 पहला ही है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2/3 नहीं, सी का 1/2 नहीं, और डी ऑप्शन मोर देन 1 ऑफ द एबव, मतलब कि बोल रहा है कि इसमें से एक से ज्यादा, तो ऐसा तो नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का तो यही क्या बोल सकते हैं खूबी है कि वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि ये भी वैल्यू आ गया ये भी वैल्यू आ गया। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, तो ऐसा भी नहीं है, आंसर तो आ रहा है ना हमारे पास। तो क्या गया, 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जाम्पल देके बताया है कि आपके पापा के पास 100 रुपये है, उस 100 रुपया का 1/4 वो मंदिर में देना चाहते हैं, तो 100 रुपया कमाए थे, 1/4 तो 4 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि जितना हिस्सा था उसका फोर्थ पार्ट, तो उसको डिवाइड करेंगे, जितना पार्ट आपको देना है किसी को डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या, जब डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, वो हिस्सा को माइनस कर देंगे, आपके पास टोटल कितना था, तो वो बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा। उस बचे हुए हिस्से को आपको किसी को देना है, इक्वली बांटना है, तो फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, मोर देन 1 ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका भी हिंदी बता देती हूँ मैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हिंदी में हो गया क्वेश्चन नंबर 118 का। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉल्स का मतलब हो गया गलत है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बीपीएससी में हमेशा होता है कि वो क्या पूछ लेता है, जो इसमें से करेक्ट नहीं है उसका आंसर करना है, और हम ज्यादातर टाइम क्या कर देते हैं, जो करेक्ट है उसको टिक लगा के आ जाते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे। तो ये हो गया फॉल्स। पहला है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो बोल रहा है जितना भी स्क्वायर है वो क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये बात एकदम सही है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब काटता है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और ये भी जो इसके साइड्स होते हैं, ईच एडजेसेंट साइड जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो भी क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये बात सही है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है, एक मिनट में रब कर दे रही हूँ आपके लिए।
एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ, लंबाई मतलब लंबाई ज्यादा, ब्रेथ मतलब ब्रेथ छोटा होता है। 90 डिग्री 90 डिग्री। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर 90 डिग्री पे। सेम स्क्वायर का भी वही प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर में भी डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री पे। और स्क्वायर में भी क्या होता है, जितने भी एडजेसेंट साइड है, ये जो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब जो लगा हुआ है एक दूसरे से, वो 90 डिग्री पे होता है। और डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो ये पहला वाला सही है। दूसरा, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही होता है। रोम्बस के चारों साइड जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बट क्या होता है, वो थोड़ा टिल्टेड होता है। टिल्टेड मतलब 90 डिग्री पे एडजेसेंट साइड नहीं होता। ये हो गया रोम्बस, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस में भी क्या होता है, 4 साइड होते हैं। और क्या करते हैं, जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब एक दूसरे पे क्या करते हैं, क्रॉस कनेक्शन या इंटरैक्ट करते हैं। ये वाला, ये भी हो गया इसका 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का भी सेम है। पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम। तो ये क्या, पैरेललोग्राम में पैरेलल वर्ड आ रहा है ना, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। तो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, बराबर हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो इक्वल हो। जैसे कि ये अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। लेकिन क्या है, थोड़ा टिल्टेड है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या हो गया, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेगा। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस ये भी इसी का प्रॉपर्टी है, मतलब एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। आप इस पैरेललोग्राम में से रोम्बस को निकाल सकते हैं, आप रेक्टेंगल में से स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब जितना भी स्क्वायर है क्या वो रोम्बस है, तो ये भी सही बात है। देखिए यहीं पे है, ये क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप रोम्बस में से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ईच साइड, सारा साइड बराबर होता है। रोम्बस में भी सारा साइड बराबर होता है। डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, स्क्वायर में भी डायगोनल इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। डी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन में आप बताइए, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पूछा गया है फॉल्स, मतलब गलत कौन सा है। तो क्या गलत, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गलत पूछ रहा है, तो गलत तो है ही नहीं, ये तो सही है। तो नन ऑफ द एबव तो ये सही है, बिकॉज ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं हो जो गलत स्टेटमेंट बताता हो। सारा प्रॉपर्टीज एक दूसरे के क्या होता है, फुलफिल कर रहा है, सब एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 119 देख लेते हैं। ये क्या है, फैमिली ट्री डायग्राम है, मतलब कि इसमें फैमिली ट्री डायग्राम आपको बनाना ही होगा। ये भी इजी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, K is the mother of M, who is the only sister of H, X is unmarried, if S is the spouse of A, how is K related to S? तो एक बार मैं हिंदी भी पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। कुछ सदस्यों के एक परिवार में B कहता है कि R मेरी बहन A की पुत्री है, जो T की इकलौती पुत्री है, X T और Z की संतान है, जो H की दादी नानी है, के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है, यदि एस ए की जीवन साथी है तो के एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ये फैमिली ट्री डायग्राम है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेंदी भी लग रहा है, जब लेकिन आप एक डॉट एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरे यहाँ पे ध्यान दें। लाइन वाइज लाइन चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइन वाइज लाइन। इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, फैमिली है, वहां पे कुछ लोग हैं। बी सेज, बी कहता है दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर,
बी कह रहा है कि आर इज द डॉटर, आर क्या है, बेटी है, ऑफ माई सिस्टर ए, इसका मतलब उसकी बहन जो है ए है। तो ए यहाँ पे लिखा मैंने, और आर इज द डॉटर, तो ये क्या हो गई आर, और डॉटर है बेटी है, फीमेल है, तो ऐसे मैं मेल और फीमेल के लिए ऐसे बनाती हूँ। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। फीमेल वाली क्या कर रही है, डांस कर रही है, फ्रॉक पहनी हुई है। ठीक है, ये मेरा है, मेरा साइन है। ऐसे तो मेल फीमेल का आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस भी रख सकते हैं। बहुत लोग प्लस भी रखते हैं, बहुत लोग माइनस भी रखते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा क्या सिंबल मेरे को ज्यादा ठीक लगता है, इसलिए मैं यही रखती हूँ, छोटा सा ही रहता है। तो आर क्या है, आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, सिस्टर है ऑफ सिस्टर ए, क्योंकि बी बोल रहा है ना कि आर इज द डॉटर, बी बोल रहा है कि आर बहन है, बेटी है, आर बोल रहा है आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर, मतलब बी की बहन है ए, तो ये भी डॉटर ही है। इसका मतलब बी क्या है, इसका भाई है ना, बी इसका भाई है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, अभी तक जितना पढ़ा उतना बना दिया। आर क्या है, डॉटर है ए की, ठीक है, और ए क्या है, बहन है बी की। बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, ठीक है, ए, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज बी का भी कोई जेंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी के लिए भी कोई जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे हम। ए, और ए है, ए के सामने लिखा हुआ है हु, ठीक है, तो हमेशा हु जो है उससे पहले जो पर्सन यूज हुआ है उसके लिए यूज होता है। तो हु के आगे कौन है, ए, तो इसका मतलब ए के लिए कहा जा रहा है क्या, कि ए हु इज द ओनली डॉटर, ए इकलौती बेटी है ऑफ टी, टी की इकलौती बेटी है, ये हो गया टी। ठीक है, ये मैंने टी बना दिया, इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये बेटा ही है, इसकी इकलौती बेटी है। ये इसका क्या है, भाई बहन में से कुछ है, तो बहन तो हो नहीं सकती बिकॉज टी की इकलौती बेटी है, एक ही है, वो ए है, तो बी क्या होगा, भाई होगा। और डॉटर ऑफ टी आगे है फुल स्टॉप के बाद, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी, एक्स जो है चाइल्ड है टी का, तो इसका मतलब एक्स भी यहाँ कहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्या है, चाइल्ड है ऑफ टी, तो टी है, तो ये टी के क्या है, बच्चे लोग हैं, तो एक्स को भी यहाँ डाल दिया। जेंडर इसका भी पता नहीं है तो अभी नहीं देंगे। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, एक्स है चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, जेड भी है, तो इसका मतलब टी का बच्चा है, टी का बच्चा एक्स है, और जेड का बच्चा भी एक्स है, इसका मतलब टी और जेड का रिश्ता होगा कुछ, तो क्या होगा, पति पत्नी ही होगा, टी और जेड, ये मैंने लिख दिया। जेड लिखा हुआ है, जेड हु, इसका मतलब जो हु लिखा हुआ है जेड के लिए लिखा हुआ है, तो आगे वाला सेंटेंस जो होगा उसका मीनिंग आप जेड के लिए ही डिसाइफर करेंगे, मतलब जेड के लिए ही कुछ कहा जा रहा होगा। तो जेड हु इज द ग्रैंड मदर, तो जेड क्या है, ग्रैंड मदर है, इसका मतलब दादी है, ये फीमेल है तो ये मेल होगा। दादी है किसकी, तो ये ऊपर वाला जनरेशन है, दादा दादी वाला, ये मम्मी पापा वाला, ये बाल बच्चा वाला, तो जेड क्या है, दादी है किसकी, ऑफ एच, एच की दादी है, तो एच यहाँ पे आएगा, इस जनरेशन में आएगा एच कहीं पे, ठीक है, इस वाले जनरेशन में आएगा, तो मैंने अभी एच यहाँ पे लिखा है। के इज द मदर ऑफ एम, बोल रहा है के जो है, के इज द मदर ऑफ एम, तो ये मैंने बना लिया। के क्या है, माँ है एम की, तो ये भी मैंने अलग से लिख लिया बिकॉज यहाँ पे कहीं भी लिंक नहीं हो रहा है कि के क्या है, मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम, लेकिन एम के बाद है एम हु इज द ओनली सिस्टर, तो एम के लिए है कि एम हु इज द ओनली सिस्टर, जो कि इकलौती बहन है ऑफ एच, एच की इकलौती बहन है, तो एच की इकलौती बहन है एम, मतलब ये इकलौती बहन है एम, तो ये भी बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी इसका जेंडर होगा उसकी इकलौती बहन एम है, तो इसका मतलब एम भी इसी वाले क्या आएगा, जनरेशन में आएगा। और के क्या हो गई, मम्मी है, तो के क्या है, मम्मी है इन दोनों की, एच और एम की। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो खुद ही एक माँ है, तो दो माँ तो हो नहीं सकती है, तो क्या हो सकता है, बी में आ सकता है के, या फिर एक्स के साथ के आ सकता है। आगे पढ़ते हैं, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एक्स इज अनमैरिड, ये लिखा हुआ है अनमैरिड है, मतलब इसका कोई शादी वादी नहीं हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल अविवाहित ही छोड़ दें, तो यहाँ पे कोई भी क्या होगा, विवाह वाला रिश्ता नहीं होगा, इसका मतलब बी के साथ ही होगा, तो बी ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया बी के साथ के को ऐड करेंगे, ये हो गई फीमेल, ये हो गया मेल, और इसका ही बच्चा है कौन, एच और एम, एच और
एम, एम इकलौती बहन है एच की, तो यहाँ पे डाल दिया। और ये एक्स क्या है, एक्स को यहाँ ला सकते हैं क्योंकि ये तीनों भाई बहन हो जाएगा। एक साथ ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब एक जनरेशन के हैं, और ये इसके साथ सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये भाई बहन सब है। ए एक्स का भाई बहन है, ए भी बहन है बी की। लेकिन जब ये ऐसा लाइन यूज होता है इसका मतलब हो जाता है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको एक्स को यहाँ घसका के रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब पूरी तरीके से अच्छे से डायग्राम बन चुका है। एक बार वापस से सेंटेंस पढ़ते हैं फिर कनेक्ट करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज, बी बोलता है जो है ना, मेल आ गया ना। बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर, आर है डॉटर ऑफ माई सिस्टर, सिस्टर हो गई आर की ए की, और ए क्या है, हु इज द ओनली डॉटर, ए इकलौती बेटी है, ऑफ टी, टी की। तो देखिए ये मेल है, इसका मतलब ये भी मेल ही होगा क्योंकि इकलौती बेटी है टी की, तो ये दोनों भाई ही होंगे, ये इकलौती बहन है इसकी। एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी, तो एक्स क्या हो गया, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, ठीक है, तो पति पत्नी हो गए। हु, जेड, जेड के लिए हु यूज हुआ है। जेड इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, एच की ग्रैंड मदर है, ठीक है। के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम, एम हु इज द ओनली सिस्टर, इकलौती बहन है ऑफ एच। एक्स इज अनमैरिड, एक्स इज अनमैरिड, और यहाँ पे कोई होगा, इसकी क्या होगा, हस्बैंड होगा, लेकिन हस्बैंड के बारे में नहीं कोई बताया है तो हम लोग बस इसको खाली छोड़ दिए। इसका बच्चा है तो हस्बैंड तो 100% ही होगा। इफ एस इज, हाँ इफ आगे बताया है, इफ एस इज स्पाउस ऑफ ए, बोल रहा है कि अगर एस जो है स्पाउस ऑफ ए है, स्पाउस का मतलब होता है पति भी या पत्नी भी, तो यहाँ खुद अभी पत्नी है तो इसका मतलब पति है, तो एस क्या हो गया, लिखा हुआ है कि एस इज स्पाउस ऑफ ए, ऐसे लिखा, ऐसे किया है मैंने, ठीक है, एस इज स्पाउस ऑफ ए, ठीक है, ये वाला कनेक्शन है यहाँ पे। तो इस के रिलेटेड टू एस, के का रिलेशन क्या है एस के साथ, तो के क्या है, के क्या है, वाइफ है किसकी, बी की, और बी एस का क्या है, तो एस का जो बी है वो है ब्रदर इन लॉ, बी तो ब्रदर इन लॉ ही लगेगा एस का, तो बी की क्या है, वाइफ है के, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ऑप्शन लिखा हुआ है वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, तो क्या के क्या है, पत्नी है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन, बी ब्रदर इन लॉ है किसका, एस का, तो एस का रिलेशन विथ के, तो वाइफ है बी की। तो होप कि आपको ये समझ में आएगा। और 120 देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ दे आर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड BIARY, मतलब ये आपके पास जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड की हेल्प से कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, और ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि वो वर्ड मीनिंगफुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप ऐसे देखेंगे, जैसे डायरी है, ठीक है, तो इस टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 है, तो नंबर ऑफ क्या है, ऐसे ही सेम वर्ड बन जाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस 5 लेटर, मतलब 5 लेटर की मदद से। डेयरी में कितने वर्ड है, लेटर है 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसी 5 लेटर से और कितने वर्ड बन सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ओपन कैसे करते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये क्या हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज क्या बोल रहा है कि इसी वर्ड के लेटर के हेल्प से आपको और अलग वर्ड्स बनाने हैं, तो वो वर्ड्स कितने बन जाएंगे, तो क्या है, आप ऐसे भी ये ब्लॉक बना ले, आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 क्या बना लिए इसमें ब्लॉक, मतलब इसमें गैपिंग्स दे दिए। अब इसी में क्या है, इसी लेटर्स को डालेंगे, चाहे उस लेटर में उसका मीनिंग बन रहा है, मतलब उससे कोई वर्ड अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले में अगर क्या करेंगे, डी डालेंगे। एक चीज और देखेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स नो मैटर इफ देयर मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म्ड, और यहाँ पे ये भी है, ऐसा नहीं लिखा है कि आप इस वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, मतलब डी है तो इसमें भी डी डी डी, ऐसा नहीं, मतलब कि अगर इसमें डी आ गया तो इसी चारों में से किसी में डी नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये पहले वाले बॉक्स के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में
1 2 3 4 5 में से कोई भी लेटर आ सकता है पहले, तो इस वाले बॉक्स के लिए 5 ऑप्शन है, ठीक है। इनटू, अब इस वाले बॉक्स में आएंगे तो एक वर्ड, अगर जो एक लेटर है, कोई भी लेटर अगर आप इस बॉक्स में डाल दिए हैं तो क्या वो लेटर वापस इसमें डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है लेटर को। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो अलाउड लिखना है, मतलब आप उस लेटर को यूज कर सकते हैं आगे भी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप उस लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम उस लेटर को आगे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले खन्ने में हमने 5 डाल दिया, क्योंकि इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है, इसमें कितने आ सकते हैं लेटर? 1 2 3 4 5, तो 5 आ सकते हैं। डी पहले आ सकता है, आई पहले आ सकता है, ए आ सकता है, आर आ सकता है, वाई आ सकता है। अब ये खत्म, दूसरे में आते हैं। तो दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? तो एक तो इसमें डाल दिए, तो दूसरे के लिए 4 ही ऑप्शन बचेगा ना। तो इसमें 4, 2 लेटर इस पहले वाले दूसरे वाले में भर गया, तो तीसरे के लिए तीसरा ऑप्शन, चौथे के लिए चौथा ऑप्शन, पहले के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा। तो यही क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, या फिर ऐसे लिख ले। और इसको ओपन करने का तरीका 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जिसका आंसर आएगा 120। तो ये क्या हो गया, एक बॉक्स में 5 लेटर की हेल्प से आप कितने और वर्ड्स बना सकते हो, उसका ये आंसर हो गया। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ वर्ड नहीं बोला है कि रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट करने बोलता तो इसके लिए भी 5 ऑप्शन होता है, इसके लिए भी 5 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 होता। इसका मतलब 5 की पावर 1 2 3 4 5, तो इतना हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क को क्या करना है, फिल करना है, भरना है। यही क्वेश्चन में था। तो देखिए इसको कैसे कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्रैक करेंगे इसको। तो आप ऐसे ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या 44 है, 49 है, 37 है, 52 क्वेश्चन मार्क 41, 58 35 43, ठीक है। तो क्या है, लेटर जो नंबर है बहुत ज्यादा क्या लेंदी नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल नंबर है। 44 37, तो आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाएंगे कि 44 में से 37 माइनस करेंगे, ठीक है। बीच वाले को रहने देते हैं, पहले 44 37 माइनस करेंगे। तो 44 में से अगर आप 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 बचेगा। इसमें से इसमें माइनस करेंगे 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 52 में से 41 माइनस करेंगे तो 1 1, मतलब 11 आएगा, ठीक है। 58 में से 58 में से 53 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 7, ठीक है। 7 11 5। तो आप चीज और एक सोचेंगे कि चलो 7 आ गया, लेकिन 7 से रिलेटेड कुछ 49 से बन रहा है क्या, तो आप सोचेंगे 7 × 5, 7 × 7, तो 7 × 7 होता है, तो 7 × 7 49, यहाँ 5 आए। तो फिर सोचेंगे यहाँ पर मैं 7 यूज किया है, तो क्या यहाँ भी 7 यूज कर सकते हैं। तो 7 × 5 करेंगे तो क्या हो गया, 35 बोला। तो आपको लगेगा अरे यार ये तो एकदम सही जा रहा है। तो 49 7 × 5 35, तो 52 में से 41 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 में से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सब में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही टाइप का पैटर्न फॉलो करेंगे, तो 77। तो इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 77 आएगा। और ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करेंगे, ये वाले को ऐड करके देखेंगे या माइनस करके देखेंगे। सबसे पहले आप ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए देखेंगे क्या, 7 और 4 क्या आ गया, 11, कैरी 1 और 4 4 8 हो गया, मतलब 81 आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 और 1 3, 5 और 4 9, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 8 11, 8 3 11, अब 5 5 10 1 11, 111। तो आपको ऐसे लगेगा नहीं 81 49 कुछ आ नहीं रहा, 35 1 1 11 नहीं आ रहा। फिर दूसरा प्लस की है तो आप माइनस करेंगे, तो भाई 44 से 37 माइनस किए तो आपके पास 7 आया, 52 से 41 11 आया, 58 से 53 तो क्या आ गया, 5 आया। तो आप सब देख लिए, फिर आप सोचे क्या, लेकिन आना तो चाहिए 49, तो आप सोचे 7 आया है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 49 आ जाए, 7 को 7 से। यहाँ तो 5 आया है लेकिन हमको 35 लाना है, फिर से 7 से मल्टीप्लाई किए। तो इसी तरीके में क्या होगा, आपका कोड क्रैक करना ही करना है, वो प्लस में करे या माइनस में करे।
और ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट करेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसका हाफ कर सकते हैं नंबर का, दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। मैं आगे और भी क्वेश्चंस कराते रहूंगी, आपको और पैटर्न पता चलते रहेंगे। ये देख लेते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। बोल रहे हैं ये जो दिया हुआ है सीरीज, उसका मिसिंग नंबर बताना है। तो यहां मैं लिख देती हूँ, मैं रब कर देती हूँ। नंबर है 15, 20, 32, 62, 118 और 248। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 15, 20 माइनस करेंगे, दोनों में पहले माइनस करके देखेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो सीरीज है बहुत ज्यादा गैपिंग के बाद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि 8 है, 8 के बाद सीधे 128 आ गया, 128 के बाद 344 आ गया। मतलब जो लेटर नंबर्स के बीच का जो गैपिंग है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। 15 है, 20, 32, 62, तो ये बहुत ज्यादा गैपिंग तो नहीं है, छोटा छोटा नंबर है। इसीलिए पहले ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं दोनों के बीच का गैप। तो 20 माइनस 15 5, 32 माइनस 20 12, 32 माइनस 62 0, 3, 30, 62, 8 में से 2 गया 6, और 11 में से 6 गया तो 5। उसके बाद 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 130। तो ये आ गया इस दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का डिफरेंस। ये इस दोनों का, ये इस दोनों का, ये इस दोनों का, ये इस दोनों का, ये इस दोनों का। आप सोचिए कि क्या कि ये तो आ गया, लेकिन ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, 5, 12, 30, 56, 130। ऐसे ये भी नहीं है कि स्क्वायर हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो या किसी नंबर का क्यूब हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। डबल डिफरेंस निकालेंगे, डबल डिफरेंस मतलब इस दोनों को फिर से देखेंगे डिफरेंस करके, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 है तो 5 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया 4 प्लस 1 5 आ गया। अब 2 स्क्वायर प्लस 1 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे बिकॉज स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और प्लस क्या करेंगे, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, और 9 में ऐड क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, तभी क्या आएगा 12 आएगा। 9 और 3 12 होता है, तो यहाँ क्या लाना है 3, तो यहाँ एक तरह से 3 लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया 12। उसके बाद 2 है, 3 है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 16 में क्या करेंगे, अब 30 लाना है तो 4 आना चाहिए, और एक 14, तो 14 तो पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो क्या करेंगे फिर हम, 2 है 3 है तो 5 करेंगे। 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 25 प्लस ये है। आप एक तरह से गौर करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2 है 3 है 5 है, तो क्या है प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर होता है, ये तो इवन है, 2 या तो इवन है या तो प्राइम है। प्राइम नंबर वैसा नंबर जो खुद की नंबर से और 1 की मल्टीपल में आता है, मतलब खुद से मल्टीप्लाई होगा या तो 1 से होगा। तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, और 7 के बाद प्राइम नंबर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर 1 लिख दिए। यहाँ लिख रहे हैं 1, यहाँ लिख रहे हैं 3, तो इसका मतलब 1 लिख रहे हैं, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो 1 3 के बाद 4 आता है, क्या है, इवन है। 3 के बाद 4 इवन है, 5, इसका मतलब 5, 6 9 7, 7 के बाद 8 9, ये क्या है, ये सब ऑड नंबर है, ये सब ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, तो याद देख लेते, 25 5 देखिए 30 आ गया, 49 और 7 तो ये क्या 56 आ गया, 121 प्लस 9 तो 130। तो देखिए आप क्रैक कर लिए, इसका मतलब यहाँ जो आएगा 11, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12 13, 13 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 1 क्या होता है 6 9, 169 प्लस, और 9 क्या है, ये क्या जा रहा है, ये ऑड नंबर में जा रहा है। 9 के बाद 10 नहीं होता है, 11 होता है, तो ये करेंगे 9 1 10 कैरी 1, 6 1 7 1 8 1, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 180। ठीक है, 180 आएगा, तो आप इसी वाले सीरीज में 180 ऐड करेंगे, तो 8 हो गया, 8 और 4 12 कैरी 1 2 1 3 1 4, मतलब आंसर जो आएगा 428 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 428। आपने देखा कैसे हुआ है,
थोड़ा सा क्या है, ये डिफिकल्ट है, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही पहला वाला जो चल रहा है पैटर्न, वो चल रहा है प्राइम का, और दूसरा वाला जो चल रहा है वो चल रहा है ऑड नंबर का। प्राइम का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर, प्राइम का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर, कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13, 1 3 5 7 9 और आगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। होप कि आपको ये थोड़ा लेंदी लगा होगा, बट आप इसको ट्राई करेंगे धीरे धीरे समझने की तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। तो ये क्या है, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब इसमें आपको जेम्स बॉन्ड बनना है और डिसाइफर करना है। कैसे? इन अ कोड लैंग्वेज, कोई कोड लैंग्वेज में फास्टर को लिखा गया है, ये नंबर्स दिए हैं, फास्टर के लिए ये नंबर दिए गए हैं, मॉन्क के लिए दूसरा नंबर दिया हुआ है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको गाइड का आंसर निकालना है। तो आप यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, फास्टर है FASTER, फास्टर लिखा हुआ है। इसके लिए जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 20 2 9 2 1 2 2 2 9 2 1 9 2 1 2 3 एंड 1 9। ठीक है, ये इसका कोड है। उसी तरह से आपको मॉन्क का भी दिया हुआ है, MONK। मॉन्क का दिया हुआ है आपका 1 5 1 6 1 4 1 2, ये दिया है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास अल्फाबेट्स लिखे हैं उसके जो वैल्यू होता है नंबर्स में, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेट्स टोटल कितने हैं, 26 है। तो 1 से लेकर 26 तक है, तो हर एक लेटर्स को क्या मिला हुआ है, नंबर मिला हुआ है। जैसे A को 1 मिला हुआ है, B को 2 मिला हुआ है, C को 3 मिला है। फटाफट से आप लिख लेंगे। तो F को क्या 6, A को 1, S को 19, T को 20, E को 5, R को 18। ठीक है, M को 13 15 14, K 11। ये मैंने लिख लिया एकदम फटाक से। उसके बाद आपको पता है कि अल्फाबेट्स जैसे A है, A के अपोजिट होता है Z, A 1 होता है, Z 26 होता है, B 2 होता है, और B के अपोजिट क्या होता है, Y, Y क्या होता है 25 होता है। तो आप देखेंगे कि अपोजिट वाला जो नंबर है वो ऐड करने पे, जोड़ने पे 27 हमेशा आता है। 26 + 1 27, 25 + 2 27। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट नंबर हमेशा 27 बनाता है। अब क्या करेंगे, F तो इसका एक्चुअल वैल्यू लिख लिया। अब F का अपोजिट क्या होगा, तो क्या करना है आपको कि जो वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे आप, 27 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट वैल्यू भी आ जाएगा। तो 27 में से आप क्या करेंगे, 27 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आएगा। वैसे ही 1 है, आपको 27 बनाना है टोटल, तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26। मतलब ये इसका अपोजिट है, F के अपोजिट 21। 21 किसके लिए होता है, तो 21 होता है T के लिए होता है। ठीक है, 26 Z के लिए होता है। S हो गया 19, 19 और 27 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में 19 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8। ऐसे भी जोड़ेंगे तो देखेंगे 21 और 6 27, 26 1 27, 8 और 9 8 16 1 17 और कैरी 1 27, 20 27 में 20 माइनस करेंगे 7, 5 27 में 5 माइनस करेंगे 22, 18 में 27 माइनस करेंगे 7 1 8 9, देख सकते हैं 8 8 16 1 17 कैरी 1 1 1 2 27 हो गया। तो ये आप लिख दिए, ये इसका एक्चुअल वैल्यू, ये इसके अपोजिट में आने वाला वैल्यू। ठीक है, इसी तरह इधर भी करेंगे। M 13 है, तो क्या करेंगे 27 में माइनस करेंगे, तो 27 में 13 माइनस करेंगे तो 4 1 14 15 12 14 13 6 16, देख ले 4 3 7 5 2 7 4 3 7 6 1 7 27 आ गया। आपको इसी तरह से निकालना है किसका, गाइड का, GUIDE। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि आपने इसका एक्चुअल वैल्यू भी लिख दिया, आपने उसका उल्टा वाला वैल्यू भी लिख दिया, तो उससे क्या कोड बन रहा है कुछ। तो आप देखेंगे 21 है तो यहाँ 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब 21 में 1 ऐड हुआ है तो ये 22 आ गया है। 26 है 1 है तो यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब कि ऊपर वाले में 1 ऐड हो रहा है और उसका नेक्स्ट वाले में, नीचे वाले में 1 ऐड हो रहा है। 1 1 + 2, फिर आए
ऊपर वाले में एक ऐड हो रहा है 9, नीचे वाले में एक ऐड हो रहा है 20 एक 21, ऊपर वाले में एक 23, नीचे वाले में एक 19। क्रैक, वाला आपका ये कोड डिकोड कर दिया आपने। नीचे फिर से वही 14 ऊपर वाले में, स्टार्टिंग ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले में एक 15, नीचे वाले में एक 16, ऊपर 13, 14, 11, 12, G 7, U 21, I 9, D 4, E 5। इसका ऑपोजिट 27 में से 7 20, 27 में से 21 गया 6, और 27 में से 9 गया 8, 9 8, 18, 27 में से 4 गया 3, 7 13, और 27 में से 5 गया तो 22। ठीक है, तो पहला ऊपर वाले में से ऐड करेंगे तो 21, नीचे वाले में ऐड करेंगे 22, फिर ऊपर वाले में 19, फिर नीचे वाले में +1, फिर ऊपर वाले में 23। तो आपका जो आंसर आएगा यही आएगा 21, 22, 19, 5, 23 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है 21, 22, 19, 5, 23। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको कोडिंग डिकोडिंग करके या फिर थोड़ा बहुत उसका एक्चुअल वैल्यू लिख के उसके अपोजिट वैल्यू लिख के फिर आप देखेंगे कुछ कोड में मैच वैच कर रहा है कि नहीं। 24th क्वेश्चन कह रहा है ए रेक्टेंगल हैज एन एरिया, एरिया कितना है रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, एंड पेरीमीटर इज 26 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर जो चारों जो साइड होता है उसको अगर एक साथ ऐड करेंगे उसके लेंथ को तो वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l+b, जो कि दिया हुआ है आपको 26। ठीक है, तो इट्स साइड्स, तो पूछ रहा है इसका साइड कितना होगा सेंटीमीटर में। तो ये है आपके पास ऑप्शन, जो कि 5, 6, 215 और 10 और 3। तो इसको ना हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे कि देखिए एरिया क्या है 30 सेंटीमीटर, और आपसे साइड ही पूछा है कि साइड क्या होगा, तो ये साइड का ऑप्शन है। तो 5 × 6, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 × 6 30, ये भी 30 आ रहा है। 15 × 2 15 दूनी 30, ये भी, और 10 × 3 ये भी 30 आ रहा है। तो मतलब इससे तो नहीं निकल सकता है क्योंकि 30 एरिया सबका आ रहा है, तो इससे आप लेंथ और ब्रेथ नहीं निकाल सकते। लेकिन एक और चीज से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l+b, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर इसको लेंथ और इसको ब्रेथ मानते हैं तो 5 + 6 11 होता है, और 11 × 2 करेंगे तो 20, 11 × 2 तो 22 आ जाएगा। तो यह 22 है नहीं, 2 × 15 तो 15 और 2 क्या होता है 17, और 17 दूनी क्योंकि 2 भी है तो 34 होगा, तो 34। तो क्या होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी 15 दूनी 30 नहीं होगा, 15 और 2 17 हो गया, और 17 दूनी 34, तो ये हो गया 34। ठीक है, और ये हो गया लेंथ है ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ मतलब 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 होगा। आप उसके बाद आप बैठा सकते हैं एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 10 × 3 30, जो कि दिया हुआ अभी है 30 लेंथ, और आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना था। और लेंथ और ब्रेथ का जो पेरीमीटर का होता है फॉर्मूला 2l+b, तो l यहाँ पे हो गया 10, ब्रेथ हो गया 3, 10 और 3 को ऐड करेंगे 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो जबकि 26 आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब ऑफ कह सकते हैं, जो आजकल हर शॉपिंग साइट वेबसाइट पे लिखा रहता है 10% ऑफ, 20%, 30%, 50%, वैसा डिस्काउंट ऑन एन आइटम, किसी आइटम पे दे रहा है जिसका मार्केट प्राइस जो है MRP, मार्केट प्राइस मतलब MRP कितना है 400 है। ठीक है, 400 MRP है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मतलब ऑफ दे रहा है आपको। इफ ही चार्जेस 10% GST, लेकिन उसको 10% का GST चार्ज किया गया है, जो कस्टमर खरीदने आया है उसको तो बता दिया गया है कि MRP इतना है, हम 10% का डिस्काउंट देंगे, लेकिन आपसे GST चार्ज लिया जाएगा जो कि होगा 10%। तो देन फाइनल प्राइस ऑफ एन आइटम, तो आइटम का फाइनल प्राइस कितना होगा। तो ये आप देखिए 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 10% कम लिया जा रहा है, तो इसका मतलब 100% होता है वैल्यू, तो उसका 90% ही क्या करना है आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो 90% ऑफ 400 क्या होगा, तो देखिए 90% ऑफ 400,
तो ऐसे 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 मल्टीप्लाई किए तो 9 को 4 से मतलब 360। ये तो क्या हो गया, वर्बली हो गया। आप ऐसे भी इसको मतलब बेसिक से जाके सॉल्व कर सकते थे, दिमाग में भी कर सकते थे। कैसे? 10% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, तो 90% ही वैल्यू देना है जो MRP लिखा हुआ है। तो 90% कैसे, किसी भी प्रोडक्ट का पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे ये 100 है तो इसका 10% निकालने के लिए पता है क्या करें आप? जो राइट साइड है वहां से एक डिजिट के बाद डिसिमल दे दें, तो ये हो जाएगा इसका 10%। तो जैसे कि ये 100 है, इसका 10%, तो राइट साइड से जाएंगे और एक डिजिट के बाद डिसिमल दे देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया एक डिजिट के बाद डिसिमल, ये इसका हो गया 10%। अगर 1% निकालना हो तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से डिसिमल दे देंगे। तो ये 100 है, तो 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ डिसिमल देंगे तो क्या हो गया 1 रुपीज। तो 1% 10 का 100 का क्या हो गया 1 रुपया हो गया। तो इसी तरह मैंने निकाला 400 है, ठीक है, तो इसका 10% एक डिजिट के बाद डिसिमल देंगे, यहाँ देंगे तो 40 रुपीज, ठीक है। तो ये 10% है, 10% है 40 रुपीज। तो 90% के लिए तो 10 है, 10 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90% हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ गया। तो ये हो गया 90% ऑफ 400, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, जो 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये आपको प्राइस देना था, बट बोला दुकानदार की नहीं आपको तो GST भी लगेगा भाई। कितना? 10%, ठीक है। तो आप देखिए इसका 10% कितना होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल 360 होगा, 36 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देना है। तो टोटल कितना देना है 360 प्लस 36, 6 और 3 9, इसका मतलब आपको जो देना है टोटल पैसा दुकानदार को 396 रुपीज देना है। परसेंटेज बहुत मतलब आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वही अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डिसिमल देंगे और जो वैल्यू आ गया है वो आपका 10% है। 1% 2 डिजिट के बाद 1 2, ये तो 10 का 100 का 1% 1 रुपया होता है। सेम मैंने निकाला 400 है, तो 400 के लिए 10%, तो एक डिजिट के बाद मैंने डिसिमल दिया तो 40 रुपया आ गया, तो वो उसका 10% है, ठीक है। तो मेरे को 90% निकालना है, क्यों? क्योंकि 10% तो ऑफ दे रहा है, तो 90% ही हमको देना है। तो 90 को क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया 9 को 40 से, तो 360 हो गया। तो ये आ गया वैल्यू। GST भी चार्ज कर रहा है, तो 360 का फिर से 10% GST ले रहा है, तो फिर से डिसिमल 36, तो 360 में 36 ऐड कर दिए तो टोटल आ गया 396। तो होप कि आपको ये मैथ का क्लास समझ में आया होगा। और इसी चैनल पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या